हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है आपका अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, नवंबर महीने का करंट अफेयर हमने शुरू किया है और उसकी 2 क्लासें हमने कर ली हैं। आज उसकी तीसरी क्लास होगी और आज की क्लास में जो मैंने 25 क्वेश्चन आपके लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी साथी पूरी वीडियो देखना और उसमें इतने बढ़िया क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आगामी परीक्षा आपकी आने वाली हैं, खास करके स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश एसआई। तो साथियों, क्लास शुरू करते हैं। और सभी साथी अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। चलिए, तो क्लास का आज पहला सवाल है आपका, प्रत्येक वर्ष भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी साथी जानते भी होंगे हम लोग कि संविधान दिवस हम कब मनाते हैं। तो संविधान दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2025 में भारतीय संविधान को अपनाने की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी? 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी, ध्यान रखना। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना। मूल संविधान में 22 भाग थे, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। देश में संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और नोट, संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं? 25 जून को मनाते हैं। और आप जानते होंगे 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगा था, उस दिन को। कुछ और महत्वपूर्ण दिवस है नवंबर के। तो 5 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। उसकी थीम भी लिख रही है आगे, बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी। 7 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को क्या मनाते हैं? रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस हो गया आपका, और एक हुआ था आपका 2000 को। 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। 12 नवंबर को मनाते हैं विश्व निमोनिया दिवस। इसकी थीम भी लिखी हुई है, एवरी ब्रेथ काउंट्स। 12 नवंबर को मनाते हैं लोक सेवा प्रसारण दिवस। 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। थीम रहेगी आपकी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 14 नवंबर को मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस। तो दोनों ही ये 14 को मनाए जाते हैं, याद रखना आप लोग। 15 नवंबर को मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। शुरुआत हुई 2021 से, और जो भगवान बिरसा मुंडा हैं उनकी जयंती पर इनको मनाते हैं। कुछ और भी हैं। 16 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। 16 नवंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाते हैं। 17 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय मृगी दिवस। 17 नवंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 18 नवंबर को मनाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 20 नवंबर को मनाते हैं विश्व बाल दिवस। इसकी थीम रहेगी लिसन टू द फ्यूचर। और 21 नवंबर को मनाते हैं विश्व टेलीविजन दिवस। तो ये नवंबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो सभी साथी ने ध्यान रखना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। वर्ष 2025 में आयोजित पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? देखिए, पहला T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ है आपका भारत श्रीलंका में हुआ था आपका, और जीता किसने है? तो भारत ने इसको जीत लिया है, ध्यान रखना आप लोग। किसने जीत लिया भाई? भारत ने जीत लिया है। तो भारत ने इतिहास रचते हुए पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। और फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने नेपाल को 7 विकेट से पराजित किया है, ये भी याद रखना आप लोग। किसको हराया है? नेपाल को। यह जीत खेलों में समावेशिता और विकलांग खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। इस पहले टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका दोनों ने ही मिलकर की है। तो कहाँ पर हुआ है? भारत श्रीलंका में हुआ है, और भारत ने फाइनल किसको हराया है? नेपाल को हराकर ये खिताब जीत लिया है। पहला ही T20 ब्लाइंड महिला कप। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA पर वार्ता पुनः आरंभ की है? तो FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, ये किससे किया है? तो ये किया है साथियों इजराइल से। किससे किया है? इजराइल। तो इजराइल से किया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो भारत और इजराइल ने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता के लिए औपचारिक बातचीत फिर से शुरू करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। वर्तमान में दोनों देशों के बीच
कोई पूर्ण एफटीए लागू नहीं है, बल्कि इस पर चर्चा चल रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की इजरायल यात्रा के दौरान 23 नवंबर 2025 को टीओआर पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते को 2 चरणों में लागू करने की योजना है। पहला चरण होगा आपका वस्तुओं के व्यापार में ट्रैफिक रियायतें और आसान लक्ष्य। दूसरा क्या होगा, निवेश, सेवाओं, रक्षा विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, एग्रीटेक और साइबर सुरक्षा में व्यापक सहयोग। तो याद रखना आप लोग इजराइल के साथ। अगले सवाल पे आते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, देखिए भाई, धर्मेंद्र मतलब ही मैन बोलते थे लोग इनको, ही मैन, है ना। एक बहुत ही प्रसिद्ध, मान लीजिए बहुत अच्छे एक्टर धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन्हें किस पद्म पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? तो उनको मिला था पद्म भूषण। याद रखना आप लोग, धर्मेंद्र जी को क्या मिला था भाई? पद्म भूषण मिला था। तो प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्हें ही मैन और क्या गरम धर्म के नाम से जाना जाता था, का हाल ही में निधन हो गया है। और निधन कब हुआ था इनका? तो इनका निधन याद रखना 24 नवंबर 2025 को इनका निधन हुआ था, धर्मेंद्र जी का। और धर्मेंद्र बहुत ही फेमस, है ना, अभिनेता थे। उन्हें वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी पहली फिल्म का नाम क्या था? दिल भी तेरा हम भी तेरे। कब आई थी? 1960 में आई थी। उनकी आखिरी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। लेकिन अब तो इनकी फिल्म एक और आ गई है, और अभी 21 ऐसी कुछ नाम है फिल्म का, अभी चल भी रही है सिनेमाघरों में, तो ये तो लास्ट नहीं है। अन्य प्रमुख समापन की बात करें, सम्मान की, सॉरी, तो 1997 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, और 1971 में नरगिस दत्त पुरस्कार भी इनको मिला है। तो धर्मेंद्र जी के बारे में आप जानते हैं बाकी सब। थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न हुई 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? तो भाई साहब, मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है, हमें ध्यान से देखना है। तो वो बनी है आपकी फातिमा बोस, यानी बोस। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? बोस बनी है। ऐसे याद रखो ना, मिस यूनिवर्स बोस, तो फातिमा बोस बनी है, नाम याद रखना आप लोग। तो मेक्सिको की फातिमा बोस फर्नांडेज ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? 21 नवंबर 2025 को बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में हुआ है। उपविजेता की बात करें तो प्रथम उपविजेता प्रवीण सिंह है थाईलैंड की, द्वितीय है आपकी स्टेफनी अपसाली जो है आपकी वेनेजुएला की। 2024 की मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया केर थिलविंग ने ताज पहनाया था इनको। तो जो पिछले साल की विनर होती है वही प्रेजेंट वाले विनर को ताज पहनाती है। तो 2024 की कौन है? ध्यान रखना, विक्टोरिया केर थिलविंग। भारत को रिप्रेजेंट किया था मनिका विश्वकर्मा ने। हालांकि वह शीर्ष 12 में स्थान नहीं बना सके, लेकिन नाम याद रख सकते हैं आप लोग, मनिका विश्वकर्मा। अब तक 3 भारतीय मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। सबसे पहले कौन थी? सुष्मिता सेन थी 1994, लारा दत्ता थी 2000 में, और हरनाथ संधू थी आपकी 2021 में। तो तीनों का नाम याद रखना। तो पहली भारतीय मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी आपकी 1994 में। और मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता चुआंगशरी ने जीता है, जो थाईलैंड के रहने वाली हैं। तो दोनों ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपका मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी है? फातिमा बोस। और मिस वर्ल्ड आपसे पूछेगा तो अपोल सुचाता। तो सुचाता याद रखना आप लोग मिस वर्ल्ड में। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाते हैं हम? 21 नवंबर को मनाते हैं हम लोग क्या? विश्व टेलीविजन दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन डे। कब मनाते हैं साथियों? तो मनाते हैं 21 नवंबर को मनाते हैं। तो देखिए भाई, तो विश्व टेलीविजन दिवस का आयोजन कब हुआ? 21 नवंबर को। और थीम क्या रहेगी? टीवी बदल रहा है, इसकी शक्ति बनी हुई है। टीवी चेंज हो रहे हैं भाई, पहले ब्लैक एंड व्हाइट थे, फिर कलर हुए, अब तो एलईडी एलसीडी, है ना, हर तरह के आने लगे। तो टीवी इज चेंजिंग, इट्स पावर रिमेन्स। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1996 में एक प्रस्ताव के माध्यम से इस दिवस को घोषित किया था, क्योंकि 21 नवंबर 1996 को पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित हुआ था। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है भाई? तो मैकेनिकल टेलीविजन जॉन लोगी बेयर्ड थे, और इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन में कौन थे? फ्लो टेलर। तो दोनों के नाम याद रख लो आप लोग। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या हमारा भाई?
अमेरिका ने हाल ही में किस देश को अपना 21वां प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? देखिए, 21वां प्रमुख गैर नाटो सहयोगी किसको बनाया है? तो अमेरिका ने किसको बनाया है? सऊदी अरब को बनाया है। किसको बनाया है? सऊदी अरब को बनाया है। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है आने वाले एग्जामों के लिए। तो अमेरिका ने औपचारिक रूप से सऊदी अरब को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है, और सऊदी अरब इस दर्जे को प्राप्त करने वाला 20वां या फिर आपका 21वां देश बन गया है। ध्यान रखना, यह दर्जा दोनों देशों के बीच मजबूत विश्वास और राजनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। देखिए, भारत को 2016 में प्रमुख रक्षा भागीदार का विशेष दर्जा दिया गया था। भारत को कब दिया गया था? 2016 में। और अभी किसको दिया गया है? तो सऊदी अरब को। चलिए, नवंबर 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया? देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, है ना, स्टार लगा लो, ध्यान रखना आप लोग। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का तो कहाँ पे किया गया है? जोहानसबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पे किया गया है? जोहानसबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में। तो याद रखिएगा, तो 20वें G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन जोहानसबर्ग में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर इसमें भाग लिया। और थीम क्या रही है? एकजुटता, समानता और स्थिरता, है ना। तो थीम बिल्कुल याद रखना, एकजुटता, समानता और आपका स्थिरता। और यह पहली बार था जब G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित हुआ है। तो क्वेश्चन आपका और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार G20 का सम्मेलन हुआ था, है ना। और कहाँ पर हुआ है? तो साउथ अफ्रीका में। G20 के सदस्य देश कौन है? 19 तो देश हैं, एक पूरा यूरोपीय संघ है और एक आपका पूरा अफ्रीकन यूनियन है। तो कुल मिला कितने हो गए? 19, 20 और आपका 21, ऐसे पूछे जाए तो। भारत का पहला पूर्ण रूप से सुसज्जित टेस्ला सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? तो देखिए भाई, भारत का पहला पूर्ण रूप से टेस्ला सेंटर कहाँ पे खुलने वाला है? तो ये खुलने वाला है आपका गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका हरियाणा में। तो यहाँ पे खुलने वाला है भारत का पहला टेस्ला सेंटर पूर्ण रूप से। तो याद रखिएगा आप लोग, तो भारत का पहला पूर्ण स्तरीय टेस्ला सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में खुलेगा और स्थान होगा आपका आर्किड बिजनेस पार्क गुरुग्राम। उद्घाटन तिथि क्या रहेगी? 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन 2025 को। इससे पहले टेस्ला ने मुंबई और नई दिल्ली में केवल अनुभव केंद्र खोले थे, और इस लॉन्च के साथ भारत टेस्ला के लिए 50वां वैश्विक बाजार बन गया है। और टेस्ला जानते हो, इसकी स्थापना 2003 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? ऑस्टिन टेक्सास में। और सीईओ कौन है इसके? एलन मस्क इसके सीईओ हैं। आगे देखते हैं, स्किल सेल बीमारी के इलाज के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी, है ना, CRISPR आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो सिकल सेल बीमारी के लिए इलाज के लिए तो वो है विरसा 101। क्या नाम रखा गया है उसका? विरसा 101। और विरसा जानते हो? विरसा मुंडा, ना, जनजातियों के बहुत बड़े नेता थे आपके, भगवान मानते हैं उनको लोग। तो भारत की पहली स्वदेशी, है ना, CRISPR आधारित जीन थेरेपी का नाम रखा गया विरसा 101। इसे विशेष रूप से सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए लॉन्च किया गया है। इसका नाम महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है। और सिकल सेल रोग मुख्य रूप से भारत की आदिवासी आबादी को प्रभावित करता है, ध्यान रखना। इसे CSIR के तहत आने वाले जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्था द्वारा विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है? हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कन्वेंशन का नया सदस्य बना है? किसका भाई? कोलंबो सिक्योरिटी कन्वेंशन का सदस्य बना है, CSC। तो वो कौन बन गया है? सेशेल्स। कौन सा देश बना है आपका? सेशेल्स इसका सदस्य बन चुका है। तो याद रखिएगा, तो सेशेल्स कोलंबो सिक्योरिटी कन्वेंशन का 6ठा पूर्ण सदस्य बन गया है। ध्यान रखना सभी लोग। और यह निर्णय कब लिया है? 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं NSA स्तर की बैठक में लिया गया है। और बैठक की अध्यक्षता भारत के NSA अजीत डोभाल ने की है। और CSA के सदस्य देश कितने हैं? एक भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा मालदीव, चौथा मॉरिशस,
5वां बांग्लादेश और छठा हो गया आपका सेशेल्स। तो अब एग्जाम में सवाल तुमसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है ना कोलंबो सिक्योरिटी क्या बोलेंगे कॉन्क्लेव का सदस्य आपका नहीं है। तो इनमें से देख लो 6 देश हैं आपके, कोई भी 4 ऑप्शन में दे देगा या 3 दे देगा, एक आपका डिफरेंट दे देगा। तो भारत है, श्रीलंका तो रहेगा, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और नया जुड़ा है आपका सेशेल्स। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता बना है? तो देखिए भाई, तीसरा सबसे बड़ा विश्व का मानवीय दानदाता यानी दान देने वाला तो कौन बन गया है? तो वो बना है यूएई, जिसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई बन चुका है दानदाता। तो यूएई हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश बन गया है। और यूएन ओचा के आंकड़ों के अनुसार यूएई ने 2025 में वैश्विक मानवीय अपील के लिए 1.46 बिलियन का योगदान दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह कुल वैश्विक सहायता का 7.2% है। यूएई की सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा फिलिस्तीन और आपका सूडान को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना ये भी। और शीर्ष की बात करें, सबसे बड़ा अमेरिका है, अमेरिका के बाद में यूरोपीय संघ है और तीसरे नंबर पर आ गया आपका यूएई, है ना। तो रैंक भी याद रखना आप लोग। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में कितने नए लेबर कोड लागू करने की घोषणा की है? तो कितने नए लेबर कोड आपके लागू करने का अनाउंसमेंट किया है? तो 4 लेबर कोड आपके लागू होंगे, ध्यान रखना आप लोग। कितने होंगे? 4 लेबर कोड, बताता हूं आपको। तो भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड श्रम संहिता लागू करने के अनाउंसमेंट किया है। ये नए कोड 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं। इन संहिताओं ने 29 पुराने श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित और सरल बना दिया है। 4 नए लेबर कोड कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा मजदूरी संहिता, एक हो जाएगा औद्योगिक संबंध संहिता, एक हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा संहिता और हो जाएगा आपका व्यावसायिक सुरक्षा संहिता। ये चारों ही याद रखना आप लोग, खास करके जो पेपर देने जाएंगे यूपी पुलिस एसआई या फिर आपका कांस्टेबल वाले, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मजदूरी संहिता हो गया, औद्योगिक संबंध संहिता हो गया, सामाजिक सुरक्षा संहिता हो गया और आपका व्यावसायिक सुरक्षा संहिता हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। इसका मुख्यालय कहाँ पर? आपका जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है आपका, हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? भाई जेफ बेजोस कभी एक बार नंबर 1 पे थे, अब तीसरे से भी लुढ़क गए हैं, चौथे पर पहुंच गए हैं। तो तीसरा स्थान हासिल कर लिया है लैरी पेज ने। किसने? लैरी पेज ने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो लैरी पेज जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। यह परिवर्तन गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के शेयरों में वृद्धि के कारण हुआ है। शेयरों में यह उछाल नवीनतम एआई मॉडल जेमिनी 3 की घोषणा के बाद हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। फोर्ब्स रैंकिंग बताऊं मैं, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, फर्स्ट नंबर पे। दूसरे पे हैं आपके लैरी एलिसन, ये सेकंड नंबर पे हैं। और तीसरे पे आ गए हैं अब आपके लैरी पेज और चौथे पहुंच गए आपके जेफ बेजोस। तो याद रखना दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो भैया है एलन मस्क। आगे देखते हैं। हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए भाई, ये सवाल तो आपका कहीं ना कहीं जरूर आने वाला है। बहुत सारी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में, तो ये तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा आपको कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है ना। तो इसको तो रटी लो अच्छे से आप लोग। किसको दिया गया अभी? तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ध्यान रख लेना सभी साथी हमारे। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2024 का। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। पुरस्कार राशि कितनी मिलती है? 11 लाख रुपए मिलते हैं। एक पत्र मिलेगा, वाग्देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा मिलेगी और वह छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें यह सर्वोच्च साहित्य सम्मान मिला है। तो क्वेश्चन आपका और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, जिसकी स्थापना 1961 में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। और प्रथम विजेता कौन थे? तो सुमित्रानंद पंत जी थे। ये भी याद रखना आप लोग। तो याद रखना आप लोग कौन से नंबर का? 59वां। और 2000 किसका?
2024 का ज्ञानपीठ किसको दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को ये पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों, वीडियो यदि अच्छी लग रही हो, आप लोगों को कंटेंट बढ़िया लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना आप लोग। चलो आगे आ जाओ। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, जहां भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते? देखिए भाई, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपका। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ग्रेटर नोएडा। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ है आप लोगों का। चलिए, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा भारत में किया गया। और अवधि क्या थी इसकी? 16 से 20 नवंबर 2025 को। और भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत हैं और आपके 5 कांस्य हैं, है ना। तो 20 पदकों में से 9 तो स्वर्ण हो गए, 6 रजत हो गए और 5 आपके कांस्य हो गए। पदक तालिका में शीर्ष देश की बात करें, पहले नंबर पर भारत है, दूसरे पे उज्बेकिस्तान है और तीसरे पे कौन आपका? इंग्लैंड रहा। तो भारत के याद रखो आप लोग, बाकी टेंशन ना लो किसी की। असम सरकार किस अधिनियम के तहत अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेज रही है? देखिए, बांग्लादेश में क्या है आपके, वो सॉरी असम में, असम में क्या है, बहुत सारे बांग्लादेशी हैं। तो उनको किस अधिनियम के तहत वापस भेजा जा रहा है? तो याद रखना आप लोग, अप्रवासी अधिनियम 1950, इसके तहत उनको वापस उनके देश भेजा जा रहा है। देख लो भाई, तो असम सरकार अप्रवासी यानी असम से निष्कासन अधिनियम 1950 एक्ट के तहत कार्यवाही कर रही है। और यह 75 साल पुराना केंद्रीय कानून है। और यह कानून केंद्र राज्य सरकार को उन व्यक्तियों को निष्कासित करने का अधिकार देता है जिनका रहना जनहित या अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए हानिकारक होता है। ध्यान रखना, अपवाद है इसका। 1947 के दंगों के कारण विस्थापित लोगों को छूट दी गई है, ये भी याद रखना। इस कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट 24 से 28 घंटे में निष्कासन का आदेश दे सकते हैं। 24 से 28 घंटे यानी एक दिन मान कर चलो आपको। भारत में जन्मी पहली चीता, क्या नाम है उसका? मुखी। ये नाम याद रखना आप लोग, ये स्टार लगा लो इस पे आप लोग। तो भारत में जन्मी पहली चीता मुखी ने हाल ही में कितने शावकों को जन्म दिया है? देखिए भाई, तो भारत में जन्मी पहली चीता यानी कि मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। कितनों को? 5 शावकों को, याद रखना। तो भारत में जन्मी पहली चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। और यह घटना मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, कौन सा? कूनो नेशनल पार्क में हुई है। और मुखी नामीबियाई चीता है। ज्वाला कौन है भैया? जिसे पहले सिसाया कहा जाता था, की संतान है आपकी, है ना। मुखी कौन है? नामीबियाई चीता ज्वाला की संतान है, यानी इसके भैया ज्वाला की संतान है। और नवंबर 2025 तक भारत में कुल 32 चीते हैं। और कोनो में कितने हैं आपके? मध्य प्रदेश में 29 हैं। और गांधी सागर में कितने आपके? 3। 29 3 32 हो गए। और भारत में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई है। तो याद रखना, अब भारत में कितने? 32 चीते हैं नवंबर 2025 तक। और सिर्फ कोनों में कितने हैं? तो 29 हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 25 नवंबर को। कब मनाते हैं? 25 नवंबर को मनाते हैं, ध्यान रखना सभी साथी। तो यह दिवस प्रतिवर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना। और थीम क्या रहेगी इसकी? सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट होना। तो सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट होना इंपॉर्टेंट। यह दिवस डोमिनिकन गणराज्य की मीराबल बहनों के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी 1960 में हत्या कर दी गई थी। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई है? तो 1981 में हुई है, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन कहाँ चला गया? चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, एक क्वेश्चन है आपका। WHO ने 19 नवंबर 2025 को इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो सवाल तुमसे पूछ लेगा कि 2025 में किस देश को पोलियो मुक्त किया है? तो बता देना इंडोनेशिया को। कब किया है? 19 नवंबर 2025 को। तो जून 2024 के बाद से वहां पोलियो वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। कहां पर? इंडोनेशिया में।
इंडोनेशिया ने इसके लिए 60 मिलियन अतिरिक्त खुराकें देकर व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया था। और पोलियो टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी और अल्बर्ट साबिन ने की थी। और भारत, ये तो जानते हैं आप लोग, भारत को मार्च 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। यानी कि 2014 के बाद में भारत में कोई पोलियो वाला बच्चा नहीं हुआ है। नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए भाई, अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चेंज हो गए हैं नवंबर में और 53 बने हैं। और 53 में कौन बने हैं? वो बने जस्टिस सूर्यकांत। कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत उन्हें 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं सर्वोच्च न्यायालय के। तो जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए, ध्यान रखना। शपथ ग्रहण की बात करें तो 24 नवंबर 2025 को, कार्यकाल क्या है? 9 फरवरी 1927 तक ये रहेंगे। और वह इस पद को संभालने वाले पहले हरियाणा वाले व्यक्ति भी हैं। तो पहले हरियाणा वाले व्यक्ति हैं, ये भी याद रखना आप लोग। उन्होंने जस्टिस BR गवई का स्थान लिया है। और संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है। तो आर्टिकल जानते हो 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आप लोगों का। तो अब याद रखना कि 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? जस्टिस सूर्यकांत जी बन गए हैं। और हरियाणा से बनने वाले ये पहले जस्टिस हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जोहानसबर्ग G20 शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी ग्लोबल पहलों का अनावरण किया है? अब जानते भी कि G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जोहानसबर्ग में हुआ है। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। तो कितनी ग्लोबल पहलों का अनावरण किया है? तो 6 का किया है। कितनी? 6 का। तो याद रखना आप लोग। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोहानसबर्ग में 6 नई वैश्विक पहलों का अनावरण किया है। और 6 पहलें कौन कौन सी है? वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार, अफ्रीका कौशल गुणक कार्यक्रम, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल, नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, और एक आपका महत्वपूर्ण खनिज और चक्रियता पहल। तो 6 की 6 मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं और किसी अच्छे एग्जाम में ये आपसे पूछी भी जा सकते हैं, ध्यान रखना। और शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी आपकी? तो मैं बता चुका हूँ पहले भी, है ना। आगे जाओ। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान ने किया भी आपका आसिम मुनीर को किया है। किसको किया है? आसिम मुनीर को किया है पाकिस्तान ने इस पद पर नियुक्त। तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है। और यह नया पद 27वें संवैधानिक संशोधन के तहत सृजित किया गया है। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं थल जल वायु के बीच में बेहतर रिलेशन बनाना है। अब आसिम मुनीर तीनों सशक्त बलों के सर्वोच्च कमांडर बन गए हैं। वह नवंबर 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय सेना ने ब्रह्मास्त्र अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? ये किया है आपका गुजरात राज्य में। कहाँ पर किया है? गुजरात राज्य में इसका आयोजन किया गया है। तो भारतीय सेना ने गुजरात के रण और क्रीक सेक्टर में ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया है। यह अभ्यास भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के नेतृत्व में हुआ है। यह बड़े त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और BSF ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। अभ्यास का उद्देश्य क्या होगा? सुरक्षा एजेंसियों के बीच में समन्वय को परखना। देखिए, राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 तो ये हुआ आपका इम्फाल। इम्फाल कहाँ पड़ता है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो इम्फाल मणिपुर में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 की शुरुआत की गई है। और यह महोत्सव 12 से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 9 भारतीय राज्यों की 23 जनजातीय फिल्में प्रदर्शित की गई हैं। कितनी? 23 जनजातीय फिल्में। और यह आयोजन जनजातीय गौरव वर्ष समारोह का हिस्सा है। उद्देश्य क्या होगा? सिनेमा के माध्यम से जनजातीय विरासत और संस्कृति का जश्न मनाना था। तो साथियों, ये थे आपके नवंबर महीने के टॉप 25 क्वेश्चन हमारी क्लास नंबर 3 के। तो सभी साथी एक बार फिर से चाहे वीडियो देख लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं आगे। तो एक बार सही से प्रैक्टिस कर लेना
कल फिर मिलते हैं हम लोग नई क्लास में, और नवंबर ख़त्म करने के बाद में हम शुरू करेंगे फिर दिसंबर का महीना। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।